बैंक बेसिकली ये चाहती है कि आप अपना काम खुद ही कर लें डिजिटल वे में, आपको बैंक आना ही ना पड़े। और इसीलिए इतने सारे मतलब आप लोगों की नौकरी का क्या होगा? खाली केवल कस्टमर को ये चीजें देना, वो भी तो एक बहुत बड़ा काम है। और बैंक में केवल कस्टमर डीलिंग ही तो काम नहीं है, बहुत दूसरे भी तो बहुत सारे काम है। तो बैंक चाहती है कि बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसके डेवलपमेंट में, सिस्टम्स के डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे आपको जब आप घर पे बैठ के वो काम कर रहे हो या आप ऑनलाइन कर रहे हो कुछ काम, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो वो सब काम भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जब आप कस्टमर जो है वो बैंक में कम से कम आएगा तो दूसरी चीजें बेहतर डेवलप होंगी। कि तमाम जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसके बावजूद ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े कर्जे होते हैं, उनसे वसूल नहीं होते। और गरीब आदमी का कर्जा, जैसा कि शैलेंद्र जी कह रहे थे कि जो दो तरह का भारत है, एक इंडिया है और एक भारत है, तो जो गरीब आदमी का जो भारत है, कोई कई बैंक के लोग उनकी भैंस छोड़ लाते हैं और कह देते हैं कि हमको कर्जा वसूल करना है आपसे। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग, जो हमारे तमाम सारे जो इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं, उनके अंदर निकलता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे ड्यूज हैं। तो ये कौन सा डिजिटल सिस्टम है कि जिसमें गरीब आदमी तो पकड़ा जाता है, अमीर आदमी नहीं पकड़ा जाता? इसकी कोई डिवाइस है? त्रिपाठी साहब, बहुत बढ़िया सवाल एक आपने किए हैं। जो मुझे आपने सवाल किए हैं उससे पहले जो मैडम निरूपा जोशी मैडम को एक आपने सवाल किए थे, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर कि सर्वर डाउन हो गया, कैसे करें। हमारा कंप्यूटराइजेशन का जो बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटराइजेशन आई, संगणीकृत की गई है, वो कोई ओवरनाइट नहीं हुई है। वो हमारे विभिन्न प्रकार के स्तर पर जितना भी हमें अनुभव आया, वो अनुभव के आधार पे और NIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस का हम मदद लेते हुए, बाकी और कोई इंजीनियर्स का भी मदद लेते हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, उसको धीरे धीरे हमने बढ़ा कर, एक समय था ALPM चलती थी, एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीन्स, उसमें से फिर उभर कर आया कि कंप्यूटराइजेशन। उसमें पहला स्तर पर यह हुआ कि टोटल ब्रांच ऑटोमेशन। टोटल ब्रांच ऑटोमेशन में एक ब्रांच को माना जाता था एक बैंक, एक सर्वर रहेगी, उसी सर्वर उसी बैंक का कामकाज करेगी। टोटल ब्रांच ऑटोमेशन में से हम फिर और थोड़ा आगे बढ़े, वो आया कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अभी कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस और टोटल ब्रांच ऑटोमेशन में फर्क यह है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में सारे बैंक का जितने भी एक बैंक का जितने सारे शाखाएं और जितने सारे कार्यालय हैं, उन सबको एक सर्वर से जुड़ा जाएगा। और वो सर्वर को मतलब एक सर्वर अगर डाउन होगा तो पूरे देश का सर्वर डाउन हो जाएगा? संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर हर एक ब्रांच में भी एक छोटी सर्वर रखी गई है जो कि गेटवे जैसे काम करता है, वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस, इधर का ट्रैफिक को उधर डाइवर्ट किया, लेफ्ट से राइट, यही काम जो है ब्रांच का सर्वर करती है। लेकिन सारे के सारे डेटा वो डेटा सेंटर में रहती है, जिसको कि हम लोग DC बोलते हैं। उस डेटा सेंटर में सारे देश भर का जितने भी ब्रांचेस है, उन सारे शाखाओं का सारे इंफॉर्मेशन वहाँ रहती है। लेकिन हर चीज़ के लिए हम लोग जो है कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। उस हिसाब से हमारे पास डिजास्टर रिकवरी सेल, ये DC हो गया डाटा सेंटर, दूसरा हो गया DRC, डाटा रिकवरी सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेल। वो सेल भी मेंटेन करती है, जो कि पैरेलली दोनों चलते हैं। अगर मान लीजिए डाटा सेंटर किसी भी कारण से, जैसे मैडम ने बोले, भाई आफ्टर ऑल वो तो एक मशीन है, बंद होने का संभावना हो सकता है, लेकिन तुरंत एक थोड़े ही समय, हो सकता है 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर हम लोग DRC से कनेक्टिविटी दे देते हैं, सारे ब्रांचेस चालू हो जाती है। इसके बावजूद ब्रांच में जो आपको गेटवे सर्वर एक छोटी सी रखी गई है, संभवतः वो सर्वर में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। उसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या बैंकों ने बना के रखे हैं? नहीं, ये तो ठीक बात है, ये तो बैंकों का सिस्टम है, बैंकों के सिस्टम में आपने काफ़ी डेवलप किया होगा, ये सारी बातें तो ठीक है। लेकिन हमारा तो प्रो पीपल सवाल है, हमारे तो जनता से रिलेटेड सवाल हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये तमाम सारी चीज़ें डेवलपमेंट के बाद भी आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं
और पकड़े नहीं जाते, इस सिस्टम के बावजूद पकड़े नहीं जाते। आप हमारा अंगूठा भी ले लेते हैं, आप हमारी तमाम सारी जानकारियां भी ले लेती हैं, आधार कार्ड भी ले लेते हैं, हमारी फिंगर भी प्रिंट्स भी ले लेते हैं, अब तो हमारी आंखों की भी कुछ तस्वीरें उतारने लगे हैं, सब कुछ करने लगे हैं। ये सारी चीजें होने के बाद भी स्कैम हो जाते हैं और पकड़े नहीं जाते। तो हमको आपने बहुत उन्नति की होगी और बहुत उन्नति की है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, देश की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। करेक्ट। ये सारे समाधानों को जो है समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इसको तो स्कैम के जगह में संभवतः अगर मैं बोलूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क जो है, ये सिक्योरिटी रिस्क कैसे होती है और उसको कैसे उभर के आ सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है, जो डिजिटलाइजेशन के बारे में हमारे शैलेंद्र शर्मा साहब ने भी बताए, यहाँ पे जैन साहब ने भी बताए, मैडम ने भी बताए, इसमें सिक्योरिटी रिस्क एक होती है और सिक्योरिटी रिस्क को हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे हम उसको कम से कम करने के लिए। सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादातर यह देखा गया है कि दो प्रकार की होती है। एक प्रकार ये है कि जिसमें अनजाने में किसी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो जानकारी कस्टमर ने दे दिया फ्रॉडस्टर को, और दूसरा ये होता है फ्रॉडस्टर ने आपके सिस्टम के अंदर घुस गया है और घुस के किसी प्रकार का नुकसान कर दिया। क्यों मित्रों, आपको कोई समस्या बैंकिंग में होती है? हाँ पूछिए। सर्वर का बताया डाउन रहता है। दूसरी चीज, मशीन्स जो एटीएम्स होते हैं वो भी प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, सेम ब्रांच के भी। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है हर बार? संभवतः काल्पनिक है। उसका कारण यह है कि ब्रांच का सर्वर अगर डाउन है तो कोई भी एटीएम का कोई भी कंप्यूटर जो पीसी है वो पीसी कोई भी काम नहीं करेंगे। और अगर ब्रांच की सर्वर डाउन रहा, मैं त्रिपाठी साहब को यही बताने जा रहा था कि अगर एक ब्रांच की सर्वर अगर डाउन होती है तो आपके पास पर्याय क्या है, विकल्प क्या है। एक विकल्प यह है, साधारणतः ब्रांच के अंदर लोग जो आते हैं वो कैश विड्रॉल के लिए आते हैं। साधारणतः, ऐसे नहीं कि दूसरा कोई काम के लिए नहीं आते, ज़्यादा करके कैश विड्रॉल के लिए आते हैं। कैश विड्रॉल के लिए आपके पास अल्टरनेटिव दिया गया है एटीएम्स। संभवतः आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन होने के बाद, डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव कुछ ज़्यादा जोर पर लेने के बाद वर्तमान भारत सरकार ने जो योजनाएं लगाए हैं, जो कि बैंकों के माध्यम से भी हुआ है, उसमें आपको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स है, उसमें यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि भीम एप्लीकेशन एनपीसीआई ने लागू कर दिया है। भीम के द्वारा आपको मैं यहाँ बैठे बैठे पैसा भेज सकता हूँ, और वो भी रियल टाइम बेसिस। आप जिस बैंक से संबंध रही हैं वो तो जिसके बारे में जमाने में नारा हुआ करता था कि बिगेस्ट बैंक इन द सर्विस ऑफ स्मॉलेस्ट मैन, और काफी दूर तक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संजाल पूरे देश में सबसे बड़ा है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। गांव की जो एटीएम्स हैं या गांव में जो एटीएम्स हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। ये आमतौर पर ऐसी शिकायतें आती हैं, और बहुत बार ये होता है कि गांव के लोग जो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज इन सब तमाम सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, परिचित नहीं हैं, लेकिन वो भी बैंक के उस एटीएम में से पैसे निकाल लेते हैं और बहुत सारे फ्रॉड कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी शिकायतें और अखबारों में आमतौर पर ये चीज़ें छपती रहती हैं। तो मतलब आपके बैंकों के अंदर इसको लेकर के कुछ चिंतन तो होता होगा, और इससे इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या तरीके हैं? और इसमें कॉमन मैन मारा जाता है, क्योंकि जो चतुर आदमी होता है वही ये काम कर सकता है। देखिए, जितनी सुविधा होगी किसी भी चीज़ की, वो उतना ही वल्नरेबल होगा, मतलब उसमें उतनी ही रिस्क होगी। एटीएम आप बहुत सुविधाजनक है, हमारे पास एटीएम कार्ड है, हम आराम से जाते हैं, पैसा निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, पिन चेंज करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन उतनी ही वाइटल है। अगर वो लीक हो जाए, आपका पिन एक बार लीक हो जाए, किसी और को पता चल जाए, तो पैसा इजीली निकल सकता है, या इजीली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप किसी को बता देते हैं या किसी तरह से वो पता लग जाता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी आपका एटीएम कार्ड या आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज हो सकता है। तो किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ जो हम यूज करते हैं, उसमें जो यूजर है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी से यूज करना चाहिए। तो जो आप ये कह रहे हैं कि एटीएम्स नहीं चलते हैं जो रिमोट एरियाज में, वो बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से नहीं चल पाते हैं।
आम तौर चलिए पे। तो हम सावधानी के साथ अब हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे इस पर आगे चर्चा करेंगे। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। ब्रेक के बाद जनसंवाद में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है डिजिटल इंडिया। अभी हमने बहुत दूर तक बैंकिंग के ऊपर बातचीत की। बैंक का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे सबके काम जुड़े रहते हैं और सबको बैंक में एक बार जाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं वापस आना चाहता हूं श्री सुनील जैन साहब के पास, जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। डिजिटल इंडिया के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। शैलेंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं बार बार उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो है कि हमारे देश में जो संस्तर है, जो खासकर गरीबी और अमीरी का जो संस्तर है, वो गरीबी अमीरी का संस्तर केवल व्यक्तिशः नहीं है, वो शहरों और गांवों के बीच में भी है। कस्बों, शहरों, गांवों के बीच में सबका संस्तर अलग अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सबको मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग हैं, सबको बिजली मिलने का टाइम भी अलग अलग है, बिजली की कटौती भी अलग अलग है, तमाम सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम डिजिटल इंडिया जब बनाने की बात करते हैं, पूरे देश को एक साथ बनाने की बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे संकट आते हैं। सारे जगह तो विद्युत प्रवाह निरंतर नहीं है, उस तरह के करंट्स निरंतर नहीं है, उस तरह की सारी सुविधाएं निरंतर नहीं है। तब इस स्वप्न को हम कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, ये जो विद्युत वाली बात है, आज आप मोबाइल चार्ज कर लेते हैं और आपका मोबाइल 24 घंटे 48 घंटे तक चार्ज रहता है। कनेक्टिविटी के लिए टावर्स लगे हुए हैं, वहाँ जेनसेट लगे हुए हैं। विद्युत का काम सरकार पैरेलली कर रही है, ये सारे काम पैरेलली हो रही है। हर घर में बिजली देने के लिए सरकार की योजना है। एक हमारा डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है कनेक्टिविटी देने का, कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में हमारे पास कनेक्टिविटी हो। हर ग्राम पंचायत में भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर खोल रही है, वहाँ पर एक हमारे तकनीकी रूप से लोकल व्यक्ति होगा। इस बार ये किया है, वहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, उसको हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं। वो अपना लैपटॉप लेंगे, अपना कनेक्टिविटी लेंगे, वहाँ के लोगों को सेवाएँ देंगे। तो ये प्रक्रिया सतत है और किसी एक चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब तक सभी लोग लिटरेट ना हो जाए, हर गांव में बिजली ना जाए, हम काम आगे बढ़ाएंगे नहीं। जैसे जैसे हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, लोग ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि भीम ऐप आया, पेटीएम आया, या नई नई फैसिलिटीज़ आई, तो लोग अधिक अधिक स्मार्टफोन यूज़ करने लगे और ऐप्स का यूज़ करने लगे। जैसे लोगों ने ऐप का यूज़ किया तो हमारी जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी थी, उन्होंने टावर इरेक्ट करना शुरू कर दिए, कनेक्टिविटी देना शुरू कर दी। उनके लिए वहाँ पर टावर लगाना वायबल हो गया। तो पहले चूँकि लोग उसको यूज़ नहीं करते थे, वायबिलिटी नहीं थी, अब आप देखेंगे हर गांव में, हर जगह पर टावर लग रहे हैं। तो ये पूरा सतत प्रक्रिया और एक इकोसिस्टम है, जितना हम लोग उसको यूज़ करेंगे उतना उसमें ग्रोथ आएगा। नहीं, मैं एक यहाँ आपसे मैं एक फिल्म का उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक फिल्म में एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जो एक मूर्ति के निर्माता के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए एक ऐसा भवन बनाओ जो सारे देश को अपना जैसा लगे। तो वो कहता है कि आप तो इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, आप क्यों नहीं बना लेते भवन, मुझ जैसे छोटे कारीगर के पास क्यों आए हैं?
तो वो आर्किटेक्ट अपने कंधे उचकाता है, उसका शॉल गिर जाता है और पता चलता है कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारी योजनाओं के पास और हमारे मंत्रालयों के पास, हमारे विभागों के पास, हमारी सरकारों के पास बहुत उर्वर मस्तिष्क है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनके पास हाथों की कमी है, जो वर्किंग हैंड्स की कमी है। इसके लिए हम बहुत सारे रूपकों में काम कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नौकरशाही गड़बड़ करती है, हमारे नीचे वाला स्टाफ गड़बड़ करता है, ये गड़बड़ करता है, वो गड़बड़ करता है, ये एक दूसरे के ऊपर ढोली जाती है चीजें। स्कीमें तो सब बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मॉनिटरिंग के लिए आप अगर आजकल पेपर पे भी पढ़ते होंगे तो राज्य स्तर से या प्रधानमंत्री स्तर पे, सीएम के स्तर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। आप देखते होंगे चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हों, ब्लॉक ऑफिसर्स हों, हमारे स्टेट लेवल के अधिकारी हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी मुख्य सचिव के साथ में हर हफ्ते 2 हफ्ते में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और सारी जानकारी पहले कागजों में लिखी जाती थी, लिफाफे में यहाँ आती थी, अब सारी जानकारियाँ एक एक ट्रांजैक्शन की जानकारी पोर्टल्स पे उपलब्ध रहती है। किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ किसको बेनिफिट मिला, नहीं मिला, क्या टारगेट्स थे, तो वो जानकारी रियल टाइम में होती है। और जानकारी रियल टाइम होने के बावजूद भी मतलब उनकी चूंकि व्यक्तिगत तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटरिंग होती है, तो आज नौकरशाही हो या जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनका काम करने का तरीका, उनका काम करने का एनवायरनमेंट, उनका सोचने का एनवायरनमेंट, आज गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से अधिक कॉम्पिटिटिव हो गई होगी। आप अगर पेपर पढ़ते होंगे। आपने बहुत सारी बातचीत सुनी। शिक्षक का काम होता है कि हर चीज पर उंगली रख करके पूछो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या पर्पज है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम सारी समस्याएं हैं, इनको धरती के ऊपर उतारने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए जो हमारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो क्या हैं और उनको कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। चूंकि आप रोज 2-4 होते हैं विद्यार्थियों के साथ भी और ऐसे भी, इसलिए मेरे ख्याल से आप इसका जवाब देने के लिए एक बेहतर व्यक्ति भी हैं। हाँ त्रिपाठी जी, पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ जी, क्योंकि मैं शायद उस वाक्य में भरोसा रखता हूँ कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन प्रकृति का एकमात्र सत्य है, उसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। तो मैं आशावादी होकर ही सारी बातों को, आपने जितनी अभी चर्चा करी इसमें बहुत सारी बातें आ रही थी। व्यवहारिक रूप से कठिनाई निश्चित रूप से, डिजिटल इंडिया जो पूरा प्रोग्राम है, आपने जो शब्द दिया व्यवहारिक, ये व्यवहार से ही संबंधित ज़्यादा है। और व्यवहार अगर आपको परिवर्तन करना है, क्योंकि जब तक आप अपने व्यवहार में व्यवहार मतलब आपके ट्रांजैक्शन का व्यवहार, आपके पढ़ने का व्यवहार, हर प्रकार का व्यावहारिक परिवर्तन आप करना चाहेंगे तो उसके पहले आपको जो परिवर्तन करना पड़ता है वो होता है वैचारिक। जब आप विचार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं 2 मिनट बस अपनी बात दीजिएगा। एक मिनट। जब आप अपना विचार परिवर्तन करेंगे तब आप अपने आप के व्यवहार में परिवर्तन ला सकेंगे। तो सबसे पहले विचार के स्तर पर परिवर्तन करना। तो विचार के स्तर पर परिवर्तन के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने डिजिटल इंडिया के इस सारे प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आप सब लोग उसको लेकर के आगे चलने वाली पीढ़ी है। हम लोग तो आज उपयोग कर रहे हैं, आप वो पीढ़ी है जो आगे लेकर के जाएंगे इन चीजों को। ये सारी चीज 1996 से शुरू हुई, ऐसा नहीं है कि कोई आज की बात है, लेकिन 96 में सीटेक बना, तब से प्रारंभ हुई। उसके बाद सन 2000 में, फिर 2006 में इस पर प्रयास, 21वीं सदी का प्लान, हाँ 2006 में प्लान हुआ। लेकिन उन समय जब भी हुआ तो हम, रेलवे का कोई आज का काम नहीं है, रेलवे के टिकट जो कंप्यूटराइजेशन है कितना पुराना है, ये सब इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बदौलत है कि ये हो पाया। लेकिन राज्यों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में अलग अलग किया। संयुक्त रूप से भारत सरकार पूरी तरीके से एक आंदोलन के रूप में इसको डिजिटल इंडिया के रूप में आज शुरू इसलिए किया है क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारत डिजिटली एम्पावर्ड बनना चाहिए। क्योंकि दुनिया की सारी डिजिटल क्रांति जिस जगह से होती है, जिस जगह से चली, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, उसको और कोई नहीं चलाता, उसको भारत का ज्ञान चलाता है, भारत की ज्ञान शक्ति उसको चलाती है, भारत की युवा शक्ति ने उसको चलायमान रखा है। जब हमारी युवा शक्ति ने पूरी दुनिया की डिजिटल क्रांति चलाई है तो हम अपने देश में बैठ करके क्यों नहीं कर पाएंगे? युवा शक्ति के करेंगे। मैं आपसे बात, बिल्कुल आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन इसमें यहाँ पर एक प्रश्न यह आता है कि आखिरकार इसमें इतना विलंब हुआ और जो छोटी मोटी चीजें, डिजिटल इंडिया सिर्फ पैसा लेना देना, पेमेंट ऑनलाइन करना, ये नहीं है। डिजिटल इंडिया उससे पहले आपके संस्थानों में होना है,
आपके ज्ञान के प्राप्त करने के तरीके में होना है, और उन सब पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। हाँ, आवश्यकता है इस पीढ़ी को लगातार उठ करके उसकी और ज्यादा मांग करने की। जहां पर आप हैं वहां आपको मांग करनी पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए। बहुत सीमित समय है, मुझे ये चाहिए, इसलिए सवाल बच्चों के ले लें, उसके बाद जी। मेरा नाम उमाकांत सेव है। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि गांव और कस्बों में जो नेटवर्क की जो कमी आती है उसको कैसे दूर किया जाएगा डिजिटल के माध्यम से? देखिए, नेटवर्क की कमी के लिए हमारे यहाँ नेटवर्क जो है वो देने वाली जो एजेंसीज हैं वो सारी कंपनीज हैं, उनको भारत सरकार ने किन्हीं नियमों के तहत, ट्राई ने बहुत सारे नियमों में बांधा है। 4G है, 4G कनेक्शन सारी जितनी भी सर्विस देने वाले जो सेवा प्रदाता हैं उनको ये प्रतिबद्धता है उनकी कि उनको शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उस सेवा को देना है। जी। जैसे कि सर आप शिक्षक है एक जी, हमारे देश पे ऐसी परंपरा आ रही गुरु शिष्य की सदियों से चली आ रही है। डिजिटल करंट के होने के कारण कई गुरु शिष्य के बीच में इतनी दूरियां ना आ जाए कि उसके भरने के लिए सदियों लग जाए सर, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है वो भगवान के रूप में देखा जा रहा है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो गुरु के पास ना जाकर सीधे हम इंटरनेट पर खोजते हैं। शिष्य को अगर सीखना है एक सेकंड प्लीज, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ब्रह्मांड में पूरा का पूरा फैला हुआ है आपका डिजिटल, उससे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से देखिए, टीबी के इलाज के दौरान थोड़ी सी अगर आपको राहत महसूस होने लगे तो इलाज अधूरा मत छोड़िए। आपकी ये गलती ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को दावत दे सकती है और इससे आपकी मुसीबतें जो है वो और भी बढ़ सकती है। तो ध्यान रहे, पूरा इलाज ही टीबी पर पूरी जीत दिलवा सकता है आपको। और सुनिए, ये जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जांच जो है वो बिल्कुल मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ब्रेक के बाद आपका जनसंवाद में फिर से स्वागत है। तो मैं चाहूंगा कि जैन साहब, ये जो एक सवाल अभी आपके सामने किया गया और शर्मा जी भी उसके बारे में बहुत संक्षेप में जवाब देंगे, हमारे पास बहुत सीमित समय है, तो बिल्कुल डिजिटल तरीके से जवाब की अपेक्षा की जाती है। पहले जवाब दे दीजिए। भैया, शिष्य को अगर किसी गुरु से सीखना है तो एकलव्य को द्रोणाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे भी सीख सकता है। जी जैन साहब। देखिए, आज जैसे कि दो चीज़ें थी। पहला चीज़, अगर जितना हम उपयोग करेंगे डिमांड होगी, नेटवर्क उतनी तेजी से क्रिएट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड नाम से एक स्पेशल कंपनी बनाई है जो हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में फाइबर ऑप्टिक ले करके आपको हाई स्पीड इंटरनेट देगी। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा है तो भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड। नंबर 2, अब जहाँ तक छात्रों की बात है, अगर आप देखेंगे कि हमारे इंटरनेट पर यूट्यूब के चैनल्स जाएंगे, IITs के चैनल्स को देखेंगे आप, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, 5-5 मिनट के कैप्सूल्स हैं। आपको जो स्किल लेना हो, जो विषय पढ़ना हो, इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी तरह समझाए जाते हैं कि हम लोग नॉर्मली वो चीज़ नहीं देख सकते। तो आपके पास सारा नॉलेज ऑनलाइन उपलब्ध है, ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हाँ साहब। मेरा नाम भूरेलाल धनगर है। सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे CM साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जैसे कि और जो विभाग है, अधिकांश विभाग है, वो उनमें क्यों नहीं डिजिटल हो रहा है? कृषि विभाग हुआ और भी बहुत सारे विभाग है, उनमें जो होना चाहिए डिजिटल वो नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यस, जन शिकायतों से रिलेटेड सब मेरे ख्याल में सवाल है। नहीं, सभी विभाग अपनी प्रक्रियाओं को, अपने प्रोसेसेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, पारदर्शी बना रहे हैं, सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सतत रूप से चल रहा है। आपने बताया कि पहले काफ़ी सालों से हम लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन सफल नहीं होते थे क्योंकि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफलाइन काम करते थे। आज जब से ऑनलाइन काम हुआ है और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस आना शुरू हुई हैं, तो सभी डिपार्टमेंट की सभी सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं। टाइम लग रहा है 4 महीने 6 महीने, बट होना है। 1 साल 2 साल में अभी आप लोग स्वयं देखते होंगे, कहीं भी जाने के लिए आपको कहीं आवेदन करना है नौकरी के लिए, कहीं एडमिशन लेना है, आपको कोई भी काम करना है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ठीक है ना, और पूरा रूल बेस्ड सिस्टम है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और शैलेश जी कह रहे थे कि आशावादी होना चाहिए और होना ही चाहिए, बिना आशावाद के कुछ हो नहीं सकता, निराशा से तो कुछ हो नहीं सकता, उसमें से कुछ निकल नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि हम
आज़ादी के इतने साल, इतने लंबे सफ़र के बाद हम अपने देश को शिक्षित तो कौन का है, साक्षर नहीं बना सके। और साक्षर नहीं बना सके, उसके बाद में हम एक नई तरह की, एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जो साइबर युग है। उस साइबर युग में प्रवेश करने के लिए हम अलग किस्म की एजुकेशन की दरकार है, जो हमें बहुत नीचे तक जाना है। और जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो साइबर वर्ल्ड की जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे देश की भाषा नहीं है, वो हमारे कस्बों की भाषा नहीं है, वो हमारे गांवों की भाषा नहीं है, वो हमारे अंचलों की भाषा नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इतना बड़े प्रोजेक्ट में इन तमाम सारे वर्गों को, इन तमाम सारे क्षेत्रों को एड्रेस कैसे करेंगे? नहीं, भाषा की जो बात है पूरा हिंदी में है। आपके सारे ऐप, फेसबुक भी हिंदी में है, सारे सॉफ्टवेयर हिंदी में है, मोबाइल स्मार्टफोन भी हिंदी में है। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक साक्षर नहीं बन पाए, लेकिन ये स्मार्टफोन सबको साक्षर बना रहा है। उसको यूज करके लोग अपना आइकन यूज कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। मैम, सुभाष यादव, और मेरा क्वेश्चन ये है मैम, अभी 6 मंथ पहले एक डेमो हुआ था, यस बैंक ने किया था कि उन्होंने बैंकर्स की जगह रॉबोट का यूज किया था। तो क्या इन फ्यूचर हमें बैंकर्स की जगह रॉबोट दिखेंगे बैंक में? और क्या इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं? और हमारी जो रिसेशन के काफी सारे चांसेस आ जाते हैं इससे, तो क्या उससे हमारी जो इकोनॉमी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कि देखिए, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ मैकेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और जापान जैसी देश में तो सारे काम रोबोट ही करते हैं, पर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट कितने लोगों को वो रिप्लेस करेगा, आप बताइए। सब कह रहे थे कि डिजिटलाइज हो जाएगा या कंप्यूटर आ जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? मेरे ख्याल से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही है, क्योंकि उनको भी हैंडल करने के लिए अल्टीमेटली ब्रेन तो चाहिए ही ना। रोबोट केवल मैकेनिकल काम कर सकता है, मैकेनिकल काम ही कर सकता है। रोबोट मैकेनिकल काम कर सकता है। हाँ, सबसे ज्यादा लड़कियां जो हैं वो कंप्यूटर पे लगी रहती हैं, मोबाइल पर, लेके सवाल कम करती हैं। सर, मेरा नाम आरती श्रीवास्तव है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कहा था कि आप यहाँ बैठे बैठे अगर आपके पास सर का नंबर हो तो आप उन्हें पैसे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है और अगर वो उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो सर उसके लिए डिजिटलाइजेशन कैसे सुविधाजनक होगा? नहीं, मैंने बताया ना, कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार ने खोले हुए हैं। आप अगर देखेंगे, हर गांव में एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है, उसके पास सारी कनेक्टिविटी है, लैपटॉप है, वो मतलब हमारा सरकार का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है, तो आप उसके माध्यम से सारी सेवाओं को अवेल कर सकते हैं। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँगी कि इवन बैंक्स में क्या है कि बहुत रिमोट एरियाज में जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बैंक ने फैसिलिटेटर्स अपॉइंट किए हुए हैं, और वो फैसिलिटेटर्स रिमोटेस्ट एरिया में जाकर आप सारे लोगों को जो इलिटरेट भी हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं अपनी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करने के लिए, और वो वहाँ पे अपना खाता खोल भी सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सारी बैंकिंग सुविधाएं उनको वो फैसिलिटेट। अगर बैंक की ब्रांच नहीं है तो भी, माने इवन इन द सिटी एरिया में, जहाँ पे मान लीजिए कि एक रिमोट एरिया, एक रिमोट लोकेलिटी है जहाँ पे बैंक की ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पे भी वो फैसिलिटेटर मौजूद है। तो इस तरह से बैंक ने भी बहुत एम्पावर किया है लोगों को, और इस तरह से अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। कॉन्सेप्ट हो गया डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। थोड़ा सप्लीमेंट करता हूँ। प्लीज। हमारे पैनलिस्ट जो हैं, जैन साहब भी, मैडम ने भी बताए हैं। हाँ बेटा आरती, इस चीज़ को पूरा ध्यान दिया गया था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने पहले ही इस चीज़ को ध्यान में लेके आए सॉरी, सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन में जो जो फीचर्स दी जा रही है, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जो सर्विसेज दी जा रही है, जो सेवाएं दी जा रही है, उसी चीज़ को जो है हमारा बेसिक मॉडल, वो बेसिक मॉडल में हम कैसे दें। एनपीसीआई ने बहुत सुंदर से निकाले *99#। आप उतना कर दीजिए, उतना कर देने के बाद जो काम आपके स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने त्रिपाठी साहब को मैं पैसा भेज दूंगा बोला, उन्होंने तुरंत जो बोले मैं देता हूँ, अभी का अभी मोबाइल नंबर मैं देता हूँ बोले, तो ये सारे काम जो है आप बेसिक मॉडल से भी कर सकते हैं। उसको कहा जाता है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसपी प्लेटफॉर्म,
उस प्लेटफॉर्म में के आधार से ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। मेरा नाम स्नेहा त्रिपाठी है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी ये शुरू हुआ है इंडिया डिजिटाइजेशन, उसमें क्या स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में ये शामिल किया जाएगा, या फिर अभी जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो 3-4 सालों में किया जाएगा, या फिर आगे वाली जो जनरेशन है